अनंत पर्याये दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसावणं। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गण अमृतचंद्र स्वामी महाराज की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य चर्या शिरोमणि श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। ठीक, कल अपन ने क्या समझा था, किसी को याद है? अनेकांत और शाद्वार। तो किसको कहते हैं अनेकांत? रेज योर हैंड। अनेकांत किसे कहते हैं? हाँ आंटी। वस्तु में नहीं, दैट इज नॉट अनेकांत। अनेक धर्म होते वो अलग बात है, पर उसमें से एक का कथन करना वो अनेकांत नहीं है। अपेक्षाकृत कथन, उसे क्या कहा जाता है? अनेकांत। हाँ भैया, हाँ बोलो। सामने वाला बोल रहा है, उनकी बात भी सुननी चाहिए और उसको हमारे व्यवहार में वो आना चाहिए। हाँ, यानी अलग परसेप्शन से, एवरी एंगल से, एवरी परसेप्शन से कोई वस्तु को देखने का जो नज़रिया होता है उसे क्या कहा जाता है? अनेकांत। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। कल एक शब्द आया था नए, राइट है ना, व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं। तो अपन ने वो केवली भगवान पे अप्लाई किया था। क्या था उसमें? मैं थोड़ा रिवीजन करा लूँ तो ऐसा, कल किसने ध्यान से पढ़ा था? यस भैया। केवली भगवान अपने आत्मा में लीन होते हैं, उससे आत्मज्ञा कहते हैं। फाइन, वो किस अपेक्षा से? वो निश्चय नहीं से, निश्चय नहीं की अपेक्षा से। व्यवहार नहीं, जो केवली भगवान तीनों लोग को जानते हैं, तीनों लोग के चरित्र को जानते हैं, तो उससे व्यवहार नहीं कहते। वो व्यवहार नहीं की अपेक्षा तीन लोग के सर्वज्ञ है, राइट, समझ में? ठीक, नई का अद्भुत सिद्धांत। यहाँ नई समझाने का, जो नई शब्द आता है, निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं बाद में है, बट व्हाट इज नई वो समझते। ये डेफिनेशन आप बोले थे स्टार्टिंग में, नई की बोले थे, राइट। सत्य को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना, बात एक ही है पर उसको देखने का परसेप्शन क्या हो जाता है? अलग अलग होता है कि नहीं? जैसे कल मैंने वो बुक पूछी थी कि कौन से कलर की है, तो आपने बोला वाइट, राइट। फिर मैंने बोला रेड है, तो बस सबने बोला ना, तो रेड है, उसमें स्टार बने, उस एंगल से वो बुक कौन से कलर की है? अंदर ब्लैक टेक्स्ट है, उस अपेक्षा से बुक कौन से कलर की है? ब्लैक है, ऐसा। तो नई क्या है? किसी भी बात को किसी विशेष अपेक्षा से कहना या समझना क्या कहलाता है? नई। यानी कोई भी बात है अथवा कोई वस्तु है, उसको किसी एक अपेक्षा से, एक साथ सारी अपेक्षाएं मैं नहीं लगा सकती। मैं कहूँगी तो भी 1 बाय 1 कहूँगी कि भाई ये अपेक्षा से रेड है, इस अपेक्षा से ब्लैक है, इस अपेक्षा से वाइट है, इस अपेक्षा से सिल्वर है। तो कहूँगी तो क्या कहूँगी? सीक्वेंस से अथवा 1 बाय 1 कहूँगी, राइट। तो नई क्या है? किसी भी बात को किसी विशेष अपेक्षा यानी एंगल से कहना या समझना क्या कहलाता है? नई कहलाता है। एंगल बदलना, अलग अलग एंगल बदल करके बात करना ही नई का वास्तविक स्वरूप
है। नय क्या करेगा, वस्तु में अनेक धर्म है, यानी डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ है, राइट। पर उसमें से नय क्या करेगा, एट अ टाइम बोलेगा कि इस अपेक्षा से ये है, इस अपेक्षा से ये है। तो नय क्या है, राइट। अनेकांत को डिफाइन करने के लिए नय का यूज़ होता है। अनेकांत हुआ कि सारी चीज़ें एक में, अनेकांत, एकांत नहीं, बहुत सारी चीज़ें। पर नय क्या करेगा कि एट अ टाइम एक एक एंगल से कहेगा। जैसे आप कहीं घूमने गए, फाइन, वहाँ बहुत बढ़िया मस्त गार्डन है, उस गार्डन में मैंगो ट्रीज़ है। कौन से ट्रीज़ है, थोड़े उसी गार्डन में आगे बढ़े तो वहाँ चीकू के झाड़ भी मिले, राइट। थोड़े और आगे बढ़े तो गन्ने के झाड़ भी मिले। आप जब गार्डन के बाहर खड़े थे तो आपने क्या बोला कि दिस इज़ गार्डन, राइट, ये गार्डन है। ये आपका क्या हो गया, अनेकांतवाद की गार्डन है। आप अंदर गए, आपने डिफरेंट डिफरेंट उसमें गार्डन देखे, अलग अलग अलग, तो आपने क्या बोला कि ये तो आम का बगीचा है, राइट, वो चीकू का है, वो गन्ने का है, वो एप्पल का है। तो आपने क्या बोला, अंदर जाके आपने एक एक बगीचे को देख के, एक एक एरिया को देख के, एक एक खेती को देख के आपने क्या बोला कि आम की खेती हो रही है, इधर चीकू की हो रही है, इधर, राइट। तो एक ही गार्डन में मल्टीपल चीज़ें होती है कि मल्टीपल फ्रूट्स हो सकते हैं, मल्टीपल वेजिटेबल्स हो सकते हैं, है ना, मल्टीपल फ्लावर्स हो सकते हैं। तो हम एट अ टाइम क्या बोलेंगे कि आम का है, राइट। मैं लेफ़्ट साइड खड़ी तो लेफ़्ट साइड आम का है, राइट साइड कौन सा है, चीकू का है, पीछे की साइड गन्ने का है, आगे की साइड स्टार्टिंग में क्या है, एप्पल का। तो ये नय है। आर यू गेटिंग, सीधी भाषा में। तो वही चीज़ है। सत्य का दर्शन, सत्य को देखने का नजरिया बदलना ही क्या है, नय है, यानी अपना नजरिया, राइट, विज़न, वो विज़न चेंज करना ही क्या होता है, नय है। इसके बिना सत्य के पूर्ण रूप को समझना पूरी तरह से असंभव है। समझ में आए, जब तक हमें नय लगाना नहीं आता है तब तक हम सत्य को समझ सकते नहीं है। नय लगाना आना ही चाहिए, तभी कोई भी बात की डेप्थ तक आप पहुंच पाओगे। नेक्स्ट, अभी स्टार्ट ही हुआ है, अब आएगा, अब समझ में आ जाएगा। ठीक, ये अपने स्कूल वाला एग्जाम्पल है ना। स्कूल में पढ़ते थे कि टीचर ने बोला कि मैंने ये लाइन ड्रॉ की है। क्या बोला, एक लाइन टीचर ने ड्रॉ की। अब इस लाइन को मुझे बड़ा करना है, तो क्या करोगे, उसको मिटा के बड़ा करोगे। स्मार्ट स्टूडेंट क्या करता है, उसके नीचे एक बड़ी लाइन कर देगा, उसके नीचे एक और बड़ी करेगा, तो वो अपने आप क्या हो जाएगी, छोटी, और उसके ऊपर और एक छोटी ड्रॉ कर देगा, तो जो पहले वाली वो क्या हो जाएगी, बड़ी। वही बात है, राइट। ये देखो, तो क्या होगा, नज़रिया बदलना, ये नए सिखा रहा है। एक लाइन खींची गई है, एरो सही करो भाई, इधर राइट से, एक लाइन खींची गई है। यदि इसके नीचे बड़ी लाइन खींच दे तो यह क्या हो गई, छोटी। ऊपर छोटी थी, राइट, उसके नीचे हमने थोड़ी बड़ी खींची तो ऊपर वाली अपने आप क्या हो गई, छोटी हो गई। इसके ऊपर छोटी लाइन खींच दे, उसके ऊपर हमने और एक छोटी खींच दी, तो वो कौन सी हो जाएगी, बड़ी। यानी नीचे सबसे बड़ी हमने खींची थी, फिर उसके ऊपर छोटी खींची, तो नीचे वाली क्या हो गई, बड़ी। फिर वो जो थी उसके ऊपर हमने एक और छोटी खींची, तो नीचे वाली और क्या हो गई, बड़ी। ऊपर वाले की कंपैरिजन में नीचे वाली बड़ी है, और नीचे वाली लाइन की कंपैरिजन में ऊपर वाली घटी। समझ में अब आया कि नहीं, दिस इज नय, है ना। यह सिर्फ देखने का नज़रिया है। हमको क्या लगता है, हमने जो काम किया वो 100% परफेक्ट, ऐसा हम मानते हैं कि मेरा जैसा परफेक्ट तो कोई कर ही नहीं सकता, है ना। मैंने जो कह दिया, मैंने जो कर दिया वो सब सही। पर तुम्हारे नज़रिए से सही हो सकता है, पर तुम्हारे से भी एक्सपर्ट व्यक्ति कोई हो सकता है कि नहीं, तो उसके कंपैरिजन में तुम कैसे हो, डल हो थोड़े, राइट, है ना। और तुमसे भी डल व्यक्ति हो सकता है, तो उसके कंपैरिजन में तुम कैसे हो, स्मार्ट हो कि नहीं। तो ये नय है कि नय क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से सोचता है। और जो एकांती दिमाग होता है ना, वो क्या करता है, जो मैंने कहा वो सब सही, इसके आगे किसी को बोलने का नहीं, राइट। वो किसी की सुनता नहीं, किसी को कुछ समझता नहीं, सब कुछ अपने आप को आई एम द बेस्ट, राइट, वो ऐसा ही मानता है। वो किसी को सुनने समझने का ट्राई नहीं करता। और हम भी क्या करते, जैसे किसी व्यक्ति ने किसी को मान लिया कि भाई ये मेरे लिए आइडियल है, अब वो ऊपर से नीचे भी गिराएगा तो व्यक्ति की बुद्धि कैसी चलेगी,
આ જે કહે બધું બરાબર, राइट, ये जो कहेगा वो सब सही। तो ऐसा नहीं होता है ना। तुम किसी को मान रहे हो वो अच्छी बात है, किसी को आइडियल मान रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, पर तुम्हारे पास ये भी होना चाहिए कि दूसरा कर रहा है वो गलत नहीं है, वो जिसको आइडियल मान रहा है उसके अकॉर्डिंग कर रहा है, ही इज़ ऑल्सो राइट, राइट। और तुम जिसको आइडियल मान रहे हो उसके अकॉर्डिंग कर रहे हो तो आई एम ऑल्सो राइट। तो ये एंगल बदलना पड़ेगा। ये सिक्के वाला दृश्य, यानी सिक्के वाला एग्जाम्पल, जो कॉइन वाला एग्जाम्पल, जो अपन बहुत आम एग्जाम्पल है कि क्रिकेट सब खेलते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या करते हो, है ना, टॉस, राइट। तो उसमें क्या करते हैं, देखो, जिस व्यक्ति ने आज तक सिक्का नहीं देखा, यानी पहली बार देखा, वो व्यक्ति क्या बोलेगा, उसने सपोज ऊपर वाला देखा, तो दो चीज़ें होती है कॉइन में। क्या क्या होता है जगदीश भाई? क्रिकेट रमाड़ो छो ना, बोलो, टेल और हेड, राइट। तो जिसने ऐसा सिक्का देखा तो उसने बोला नहीं नहीं सिक्का तो कैसा होता है जिसमें टेल होता है। अब जिसने ऐसा वाला उल्टा देखा, यानी दूसरी साइड से देखा, नॉट उल्टा, दूसरी साइड से, तो वो क्या बोला, अरे नहीं नहीं सिक्के में क्या होता है, हेड होता है। अब वो बोले नहीं टेल होता है, वो बोले हेड होता है, क्या होगा, क्या होगा, झगड़ा होगा। पर ना टेल से सिक्का बनता ना हेड से बनता, दोनों होता तब सिक्का बनता। अरे गेटिंग? तो वो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ हेड एंड दूसरी तरफ टेल। सिक्का एक है पर अपेक्षा बदलने से नाम बदल गया। जिसने टेल साइड देखा तो सिक्का कैसा होता है, टेल होती है। जिसने हेड साइड देखा तो सिक्के में क्या होता है, हेड होता है। पर आपको ये नहीं है कि जो दिख रहा है उस अपेक्षा से टेल है, उसको उल्टा घुमाया तो उस अपेक्षा से हेड है। पर सिक्का क्या है, टेल भी है हेड भी है, समझ में। पर नए क्या करेगा, एट अ टाइम एक अपेक्षा से बात करेगा। आर यू गेटिंग, राइट। पर पूरा सिक्का कौन समझेगा, जो दूसरे एंगल को भी समझेगा, दूसरी अपेक्षा को भी सुनेगा। और नहीं सुनेगा तो क्या होगा, जो रोज होता है घर में, है ना, जो हम नहीं सुनते हैं। गेटिंग? नेक्स्ट, ये दूसरा एग्जाम्पल है, यानी ये चीज़ को समझाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे रखे जिससे आप आराम से समझ पाओ। हीरा और संगीत ऑर्केस्ट्रा का व्यवहारिक एग्जाम्पल। पहले हीरा वाला समझते हैं, राइट। जैसे एक सुंदर तराशा गया डायमंड होता है, डायमंड है, क्या है, डायमंड। सामने से देखे तो वह नीले रंग की चमक देता है, यानी एक डायमंड रखा है, राइट। उसमें आपको दिख रहा है पिक्चर में कि उस साइड से देख रहे हैं तो कौन से कलर का दिख रहा है, ब्लू कलर का। और थोड़ा तिरछा करके देखे तो कौन से कलर का दिख रहा है, लाल रंग का। हीरा एक ही है लेकिन एंगल बदलने से क्या बदल जाता है, उसका रूप बदल जाता है। संपूर्ण सत्य उस हीरे का पूरा स्वरूप है। पूरा सत्य क्या है, जो टोटल पूरा हीरा है वो है, पर हमने एंगल अब यहाँ हीरा रख दिया, सारी लाइट ऑफ कर दी, यहाँ से मैंने कौन सी ग्रीन लाइट दी, तो हीरे का कलर कौन सा दिखेगा, ग्रीन दिखेगा। ये ग्रीन भी बंद कर दी, यहाँ से रेड कलर की लाइट पास की, तो हीरा कौन से कलर का दिखेगा। अब हीरा रेड है कि ग्रीन, अरे बाबू एक भी नहीं है, हीरा तो स्फटिक है, ट्रांसपेरेंट है, राइट, प्योर है, पर हमने जो लाइट पास कर दी उस कलर का दिखता है। तो आपको ये बोलना होगा कि इस साइड से जो लाइट पास हो रही है उस एंगल से हीरा कौन से कलर का है, ग्रीन। इस साइड से जो लाइट पास हो रही है उस एंगल से हीरा कौन से कलर का है, रेड। समझ में? तो ये नए है कि आप किस नए से देख रहे हो, पर हमारे नए के साथ साथ दूसरे के नए को भी समझना पड़ेगा। ऑर्केस्ट्रा कर रहे कि एक विशाल संगीत ऑर्केस्ट्रा में यदि आप केवल बांसुरी की धुन पर ध्यान दोगे तो वह एक नए है, राइट। देखो ऑर्केस्ट्रा किसको बोलते हैं कि बांसुरी भी बज रही है, गिटार भी बज रहा है, ढोलक भी बज रही है, तबला भी बज रहा है, राइट, है ना, कीपैड भी बज रहा है, सब बज रहा है। अब किसी बंदे को बांसुरी की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, विपुल भैया, तो वो बंदा क्या करेगा कि अरे यार वो कितना अच्छा, जिसको बांसुरी की आवाज़ अच्छी लगती है वो किस पे फोकस करेगा, वो बांसुरी बजाने, क्या मस्त बजा। यदि ये बांसुरी ना बजाता है तो ये ऑर्केस्ट्रा में जान ही ना आती, राइट। अब जिसको सिंगर अच्छा लग रहा है, अरे सिंगर જ ना हो तो आ બધા શું करे, राइट, वो क्या बोलेगा, जो है कमाल किसका है, सिंगर का है, राइट। फिर जिसको ढोलक बजाना अच्छा लगता वो व्यक्ति क्या सोचेगा, क्या उसने ढोलक बजाया, राइट। तो जिसने बोला क्या उसने ढोलक बजाया वो भी क्या है, एक नए है। जिसने बोला बांसुरी कितनी सुंदर बजा रहा था, उसके बिना तो कोई मज़ा ही नहीं थी, तो वो भी क्या है, एक नए। जिसने बोला कि
वो सिंगर कितना अच्छा गाना गा रहा था, तो वो भी उसकी अपेक्षा, उसका फोकस किस पे है? सिंगर पे, उसका बांसुरी पर, उसका ढोलक पर ऑर्केस्ट्रा किसको कहते हैं? भाई ढोलक वाला भी चाहिए, बांसुरी वाला भी चाहिए, सिंगर वाला भी चाहिए। तो सिंगर को बोलो तुम अब पीछे वाले नहीं आएंगे, तुम्हारा काम होगा क्या? राइट? तो डिफरेंट लोगों को देखना वो नई है। पर पूर्ण सत्य क्या है? जब पूरी टीम क्रिएट होती है। आर यू गेटिंग? पूरा पढ़ते हैं। यदि केवल बांसुरी की धुन पर ध्यान दे तो वह एक नए है, और यदि वायलिन पर ध्यान दे तो वह दूसरा नए है। वो क्या है? दूसरा एंगल। दोनों अपनी जगह सत्य है, कोई गलत नहीं है। भाई उसने बांसुरी वाले को सुना, उसको वो अच्छा लगता था, उसने ढोलक को सुना, उसने सिंगर को सुना, तो सब अपनी अपनी जगह क्या है? सही है। राइट? लेकिन संपूर्ण सत्य यानी स्याद्वाद वह मधुर संगीत है जो सबके एक साथ मिलने से बनता है। भाई सबकी सुर से सुर मिले, राइट, ताल से ताल बैठे, तब जाके वो जो स्वीट संगीत बाहर आया, तो वो संपूर्ण सत्य है। तो दैट इज़ अनेकांत, कि उसमें बहुत सारे, भाई बांसुरी वाला भी चाहिए, ढोलक वाला भी चाहिए, सिंगर भी चाहिए, है ना, कीपैड वाला भी चाहिए, सब चाहिए। पर जिसको जो अच्छा लगता था उसने उस बात को पकड़ा, तो वो नई हो गया। समझ में आया? पर वो नई को पकड़ के बैठ जाए कि ना बांसुरीवाड़ा जी, तो બધું જ बांसुरीवाड़ाનો कमाल હતો, राइट? जो सब कुछ था वो किसका था? तो क्या होगा? फिर दूसरा ढोलक को पकड़, अरे सिंगर न होता બધા શું करता, राइट? दूसरा बोले अरे ढोलक જ ना वागतो तो क्या होता? तो फिर क्या हो जाएगा? एकांत और झगड़ा होगा। न यानी डिफरेंट एंगल, पर सत्य क्या? सारे एंगल को एक साथ रखो। नेक्स्ट, यस, अब समझ में आ गया? नहीं? स्याद्वाद और शब्दों के पीछे का मर्म, भाव को समझने की कला। नयों के बिना कोई भी कथन पूर्ण रूप से सत्य नहीं हो सकता। नए के बिना कोई भी कथन पूर्ण रूप से सत्य नहीं हो सकता। नयों के कथन के बिना स्याद्वाद रूपी संपूर्ण सत्य वाली वाणी नहीं बन सकती। यानी 3 शब्द है अपने सामने, अनेकांतवाद, स्याद्वाद, नए, राइट? तो जब तक आपको नए का यूज़ करना नहीं आता है, तब तक आपकी स्याद्वाद वाणी सत्य, क्योंकि आपने बोला स्याद्वाद, तो स्याद क्या है? आपने किस अपेक्षा से बोला वो आपकी नज़र में होना चाहिए। आपने अपेक्षा नहीं लगाई तो अर्थ का क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, जब माँ गुस्से से बच्चे से कहती है चले जाए यहाँ से, माँ को गुस्सा है बहुत, राइट? पर आजकल उल्टा होता है, बच्चा ही बोलता है, पहले धमकी दे देता है मैं चला जाऊँगा, है ना? टाइम उल्टा हो गया। बच्चे ज़्यादा बोला तो मैं घर छोड़ के, ऐसी पब्लिक हो गई अब, राइट? पर पहले का मान लीजिए कि माँ ने गुस्से से बच्चे से बोला चले जा यहाँ से, तो समझदार बच्चा जानता था चले जा का मतलब घर छोड़ के जाना, अपनी चर्या ठीक ठाक करनी है। यानी अपन जो काम करते ऊपर नीचे वाले, वो सब क्या करना है? टाइम से घर आना है, राइट? लेट आया, माँ ने गुस्से में बोला चले जा घर यहाँ से, तो वो चले जाएगा क्या? वो समझेगा कि अब मुझे कल से टाइम से आना है। तो यही बात है कि माँ वास्तव में यह कह रही है कि आगे से मत जाना, यह सुरक्षित रहना। शब्द नहीं, भाव समझना ही नए का सही उपयोग है। और हम लोग क्या करते? शब्दों को पकड़ते। किसको पकड़ते? एणे एम केम कीधुं, मम्मीए कीधुं ज केम के घर छोड़ीने जतो रहे, हूँ आऊँ ज नहीं, राइट? तो हम किसको पकड़ते? भाई मम्मी ने क्यों बोला, वो भी तो अक्कल होनी चाहिए ना, पढ़े लिखे हो तो, कि उनका कहने का इंटेंस क्या था, उनका कहने का मोटिव क्या था कि तुम ठीक हो जाओ। पर व्यक्ति जिसको कुछ नहीं करना, वो सब समझते हुए भी क्या करेगा? शब्दों को पकड़ेगा कि मुझे गाली क्यों दी, मुझे ऐसा अब शब्द क्यों बोला, अब तो मैं नहीं सुनूंगा, अब तो मैं ऐसा ही करूँगा, है ना? तो ये क्या हो गया कि तुम्हें सब कुछ पता है पर तुम फिर भी भाव तक पहुँचने का ट्राई। तो नए का मतलब सिर्फ शब्द नहीं समझना, शब्द के पीछे कहने वाले का मोटिव, इंटेंस, क्यों कह रहा है वो पकड़ना, वो क्या कहलाता है? नए का सही उपयोग है। यानी नए का उपयोग तो करना है, उसके बिना स्याद्वाद शैली नहीं आ सकती। पर तुमने कुछ ना कुछ अर्थ लगा दिया, उसने तो ऐसा बोला था, है ना, उसने तो बोला था 2 थप्पड़ पड़ जाएंगे, अब तो मैं जाऊँगा ही नहीं। तो भाई उसने तुम्हें अच्छा बनाने के लिए बोला था। आर यू गेटिंग? यस। नेक्स्ट, ये दूसरा एग्जाम्पल है।
विकास के लिए काटछाड़, माली का समर्पण और सच्चा उद्देश्य। जब एक माली पौधे की टहनियाँ और पत्तों को कैंची से काटता है तो बाहर से कैसा लगता है, विनाशकारी लगता है कि क्या कर रहा है, राइट। परंतु माली पौधे को नष्ट नहीं कर रहा है, वह उसे अधिक घना, सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए, जैसे कोई पेड़ है उसमें कहीं कोई रोग, कोई बीमारी लग गई, पेड़ में भी होती है, राइट। तो वो क्या करेगा भाई, कोई पत्ता सड़ रहा है, उसको बीमारी लग गई तो आजू बाजू वाले पत्ते भी क्या हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। तो उस पत्ते को वो क्या करेगा माली, भाई उसका काम है, राइट, तो उसको कट करेगा। अब देखने वाला देखो फालतू के सागुन का पेड़ है, कट कर रहा है, पर तुम्हें क्या पता वहाँ बीमारी लग रही है, सारे सागुन के पेड़ खराब हो जाएंगे। साग के पत्ते, राइट, समझ में आता है, सागुन ने શું કહેવાય ગુજરાતીમાં, साग જ કહેવાય, राइट। तो उस पूरे खराब हो जाएंगे। तो देखने में ऐसा लगता है क्या कर रहा है, पर वो क्या कर रहा है, उसका मोटिव क्या है कि बीमारी और ना फैले अथवा वो सुंदर दिखे, स्वस्थ दिखे, अच्छा दिखे। कठोर क्रिया के पीछे छिपे हुए विकास के भाव को समझना ही क्या है। क्रिया कठोर हो सकती है पर उसके पीछे भाव कैसे होते हैं कि सामने वाले का अच्छा हो, सामने वाले का विकास हो, वो बहुत आगे बढ़े, वो अपने जीवन में न्यूसेंस से बचे, वो अपने जीवन में अच्छा व्यक्ति बने, अच्छा इंसान बने, उसके अंदर करुणा, दया, ये सब जो आत्मीयता होनी चाहिए, सारे गुण विकास हो। उसके लिए पेरेंट्स उसको समझाते हैं, पर उसको कैसा लगता है, जब देखो तब रेडियो मिर्ची की तरह भाषण ही देते रहते हैं घर के लोग। मम्मी तो सुबह से चालू हो जाती, रेडियो मिर्ची की तरह चलती ही रहती है उनकी रात के 12 बजे तक, है ना, ऐसा। तो ये क्या लगता है हमको, है ना, कि ये सब क्यों बोला जा रहा है हमको, पर उसके पीछे वो कठोर है, पर उनके पीछे उनका भाव क्या है कि एक अच्छा बच्चा बने, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बने, उसके अंदर अच्छी क्वालिटी डेवलप हो, वो भाव होता है। तो वो सही स्यादवाद है। नेक्स्ट, एक और एग्जाम्पल, यानी अब कभी इतने सारे एग्जाम्पल हैं तो व्यक्ति को एक आधा एग्जाम्पल तो याद रह ही जाता है कि नए के चौथा या पांचवा एग्जाम्पल है। तो हम कभी भी नए याद आए कि नए क्या है तो ये 4-5 में से एक आध तो हमें रिकॉल हो ही जाता है। भाव समझने का नया उदाहरण, डॉक्टर का कठोर कदम और वास्तविक उद्देश्य। बाहरी क्रिया, डॉक्टर का दृष्टांत, जैसे एक डॉक्टर मरीज को कड़वी दवा देता है या इंजेक्शन देता है तो भाई बाहर से लगता है कड़वी दवा, बेटा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, कड़वी दवा दिन की 7 गोली 8 गोली देते जा रहा है, राइट, अथवा इंजेक्शन लगाए जा रहा है, तो बाहर से कैसा लगेगा कि क्या कर रहा है डॉक्टर, बिल्कुल दया नहीं, वो बच्चा रोए जा रहा है तो भी लगाया जा रहा है। बाहर से देखने पर यह एक दर्द देने वाला कठोर काम लगता है, किसका, डॉक्टर का। आंतरिक भाव, इसके पीछे डॉक्टर का मोटिव क्या है, इसके पीछे डॉक्टर का वास्तविक भाव मरीज के प्राणों की रक्षा करना और उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ करना होता है। तो हमने एक ही एंगल लगा दिया, कितना इंजेक्शन ठोक्या, कितना पंचर कर्या, राइट, हमको वही दिखेगा तो फिर क्या होगा, वो व्यक्ति वो कभी ठीक हो पाएगा, अरे ना वो लो रोवे छे, राइट, उसको अभी मत लगाओ, इंजेक्शन मत लगाओ, तो वो ठीक होगा क्या। कठोर बनना होता है ना, ऑपरेशन करेगा, जो करना पड़ता है वो सब करेगा। उसकी मम्मी रो रही तो क्या डॉक्टर रोने लगता है क्या, है नहीं रखता, वो उसको कितना भी सामने दर्दनाक हो तो भी उसको क्या रहना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है और कठोर रह के वो सामने वाले को ठीक करता है। तो निष्कर्ष, हमें इंजेक्शन के क्षणिक दर्द को नहीं बल्कि डॉक्टर के ठीक करने वाले के भाव को, ये एग्जाम्पल है, ये हमें अपनी रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में जीते ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई कोई कठोर भी हो रहा है तो उसका भाव क्या था, है ना, उसका भाव क्या था वो समझना होगा। हम भाव को तो कभी समझने का ट्राई नहीं करते, कुछ ना कुछ ब्ला 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 गुस्से में चिल्लाने लगते हैं, ठीक है, तो वो गलत बात है। तो ये समझो कि बड़े लोग हैं वो बच्चों के भाव को समझे और बच्चे हैं वो किसके भाव को समझे, बड़ों के। ये दोनों आपस में एक दूसरे के भावों को समझने का ट्राई करेंगे तब जाके शांति रह सकती है। नहीं तो बड़ा अपने अभिमान में चिल्लाए और छोटा बोले तुम होते कौन हो मेरे पर चिल्लाने वाला, राइट, है ना, ऐसे तुम कह कैसे सकते हो, अब तो मैं 18 अबव हो गया, अब तो मैं वोटिंग कर सकता, राइट, तो तुम मेरे पे चिल्ला नहीं सकते, अब तो मैं देश का स्वतंत्र नागरिक हूँ, ऐसा। तो ऐसा नहीं होता, एक दूसरे के नए, एक दूसरे को भावों को समझोगे और शांति रखोगे, पेशेंस रखोगे, तब जाके
ये सब कुछ शाद्वाद और अनेकांतवाद सब हमारे जीवन में आ सकता है। ये वो 3 एग्जाम्पल थे, उसको एक चार्ट बना दिया इजी याद रखने के लिए कि एक माँ का एग्जाम्पल था, उसने बाहरी शब्द क्या यूज़ किया था, चले जाए यहाँ से, पर उसका अंदर का शाद्वाद वाला भाव कौन सा था, सुरक्षा, भाई तुम्हारा अच्छा रहे, चिंता थी उसके बेटे के लिए। डॉक्टर दर्दनाक इंजेक्शन देना, पर उसका इंटरनल क्या था कि भाई उसका हेल्दी रहे, उसका प्राणों की रक्षा हो। माली था वो क्या, टहनियों को काट रहा था, पर उसका क्या कि भाई वो काटेगा नहीं तो उसको पोषण कैसे मिलेगा और नए कैसे ग्रोथ होगा उसका, तो नया विकास और पोषण का भाव था। बाह्य आवरण को भेद करके वास्तविक प्रयोजन को पकड़ना ही क्या है ज्ञानी का। ज्ञानी कौन, जो सिर्फ बाहर का ना देखे, उसके डेप्थ तक पहुँचे, राइट। उसने ऐसा किया, गलती की, क्यों की, वहाँ तक तो पहुँचो। तुमने 60 3-4 लगा दी, राइट, पहले समझ तो लो कि उसके पीछे उसके कौन सा सर्कल काम कर रहा है, क्या उसके मेंटल माइंड की सिचुएशन क्या है, कहीं वो डिप्रेशन में तो नहीं है, क्यों ऐसा किया, वहाँ तक तो हम समझने का ट्राई नहीं करते कभी कभी, राइट। और हम ऐसा समझते हैं कि जितने मेंटली हम स्ट्रांग थे, आज की जनरेशन भी इतनी स्ट्रांग होगी, तो आज की जनरेशन का मेंटल लेवल वो बचा, वो पढ़ लिख बहुत गए, पर यहाँ से तो अभी भी नीचे ही है। वो बाहर भले किसी पे उल्लू बना दे, किसी को भी चिल्ला दे, पर अब वो अंदर की इनर पावर अंदर नहीं रही, और तुमने अपना जैसा समझ के उनको बोलना शुरू किया तो उनकी वो कैपेसिटी नहीं है, वो फिर ब्लास्ट होगा सीधा, है ना। नेक्स्ट, यस, नए के मार्ग से ये लास्ट कंक्लूजन है, नए और शाद्वाद की। चलो कई वादों ने बैक मार नीचे का पढ़। नए और शाद्वाद की इस अद्भुत लेंस का उपयोग करके और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जैसे महान शास्त्र के माध्यम से हम शब्दों के जाल से क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। कितना क्लियर, यानी जीवन जीने के लिए कितना अपने को आचार्य महाराज ने समझाया है, राइट। यह समझ हमें बाहरी क्रियाओं से हटाकर हमारे शुद्ध निराकार आत्म तत्व की ओर ले। भाई इन सब उलझनों से बाहर आएंगे तब तो आत्मा दिखेगी कहीं, है ना, बोलने से थोड़ी दिखेगी खाली, पर हमें जीवन जीना ढंग से आएगा तब जाके तो हम इन सब से बाहर रहेंगे, इन सब से ऊपर उठेंगे, तब तो कहीं आत्मा की ओर जाएंगे। हम इन सब से ऊपर उठना ही नहीं चाहते, उसी में क्या मैं बड़ा करके अपनी ही चलाते रहते, तो फिर तुम आत्मा तक कैसे पहुँचोगे। तो यही सिखा रहा है कि ये सब शब्द जाल से हम बाहर आते और अपनी आत्म तत्व की ओर आगे बढ़ते, ताकि अंततः हम भी केवल ज्ञान रूपी उस निर्मल दर्पण को प्राप्त कर सके जिसमें संपूर्ण विश्व सहज ही झलकता है, राइट। हाँ 12 जो है अभी 12 जो वो वाली स्लाइड खोल लो। यस, वो कल बीच में आया था ना नए वाला, तो इसमें नए वाली अलग स्लाइड थी, इसलिए पहले वो पढ़ा दी। अब अनेकांत के ऊपर वापस आते, कल यहाँ से अटके थे पर नहीं रह जाता आपका, इसलिए पढ़ा दिया। जन्म से अंधे 7 लड़कों ने हाथी के अलग अलग अंगों को स्पर्श किया। ये बहुत फेमस स्टोरी है, सबको पता होगी, है ना। बहुत सारे मंदिर में वो ड्रॉ किया होता है कि 7 अंधे व्यक्ति थे, 6 4 5 जो रखो आप ना, राइट। वो सब कहाँ, उन सब में से कि आँखें थी नहीं, सारे अंधे थे। अब उनको गाय कैसी होती है, भैंस कैसे, वैसे वो इमेजिनेशन कर लेते होंगे, पर उनको ये नहीं पता था कि हाथी कैसा होता है। तो उन सब ने सोचा कि आज अपन चलते हैं जंगल में, और अपन ने सुना है कि इधर क्या होता है, हाथी, तो अपन भले अंधा हो, राइट, पर उन सब ने सोचा कि अपन आज किसको देखेंगे, हाथी को दे। तो वो सभी लड़के क्या धीरे धीरे अपनी क्षम के अनुसार हाथी वहाँ जंगल में चलने लगे। अब कोइंसिडेंटली उनको एक हाथी मिल गया, राइट। अंधे थे, अब वो तो दिखता नहीं था और उन्होंने कभी देखा भी नहीं और दिख भी नहीं पाएगा, और कैसा होता है उन्होंने खाली सुना ही होगा। अब हाथी तो बहुत बड़ा होता है, तो एक बंदे ने क्या किया, हाथी के पैर पकड़े, राइट। उसने बोला अरे 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 मैंने हाथी को पकड़ लिया। तो दूसरे ने बोला कैसा होता है हाथी।
अरे हाथी तो खंबे जैसा होता है। क्या बोला उसने? खंबे जैसा। फिर दूसरा अंधा लड़का था, बिल्कुल गलत बात कर रहा है, हाथी तो रस्सी जैसा होता है। राइट, उसने क्या पकड़ी थी? पूंछ। पूंछ पकड़ी थी तो उसने क्या बोला? रस्सी जैसा होता है। तीसरे व्यक्ति ने हाथी का पेट पकड़ा। अब उनको पता नहीं ये सब मिलकर हाथी बनता है ना, उन्होंने देखा नहीं है, तो उन्होंने हाथी का पेट पकड़ा। तो वो क्या बोलने लगा? तुम दोनों गलत, कुछ समझते नहीं, आज तक इतने बड़े हो गए, समझ में नहीं आता। खंबा जैसा होता है, रस्सी जैसा होता है, तो दीवार जैसा होता है हाथी, क्योंकि उसने क्या पकड़ा था? पेट पकड़ा था। उसमें एक चौथा बोला, तुम तीनों में अक्कल नहीं है, घास चराने गई है तुम्हारी बुद्धि, है ना, न खंबे जैसा है, न रस्सी जैसा है, न दीवार जैसा है, हाथी तो अजगर जैसा होता। उसने क्या पकड़ी थी? सूंड पकड़ी, तो उसने क्या बोला? हाथी तो अजगर जैसा होता। अब ये चारों की फाइटिंग शुरू। राइट, एक अपेक्षा से देखे तो चारों अपनी अपनी जगह सही थे, वो नहीं था। राइट, पर चारों ने अपनी अपनी बात को क्या करके रखा था? पकड़ करके रखा। और एक एक बात को पकड़ के रखा, यानी पूर्ण सत्य तक तो पहुंचने वाले। और हाथी की, वो अंधों की बात पे हंसी आती, चलो वो तो अंधे थे, हम तो 2 आँखों वाले हैं, और 2 के बाद 4 लग जाती है ना, सब हो जाता, फिर भी हम करते यही है ना, बिकॉज ऑफ अटैचमेंट, मोह के कारण हम, मोह, मिथ्यात्व, इन सब के कारण हम जीवन भर भव भव से ये ऐसे ही काम करते आ रहे। अब 5वां व्यक्ति था, बोले तुम पागल हो पूरे, न दीवार, न रस्सी, न अजगर, न खंबा। राइट, हाथी तो कैसा है पता है? सुपा जैसा है। सुपा, सुपा समझते हो? सुपड़ू, जिससे अनाज फटकर। तो जिस व्यक्ति ने हाथी के क्या पकड़े थे? कान पकड़े थे, तो उसको क्या लगा? हाथी कैसा है? अब इन सब के बीच में क्या होने लगी? अच्छी फाइटिंग होने लगी। अब इनमें से कौन, सब के सब अंधे है, अब कौन डिसीजन लेगा, कौन जजमेंट लेगा, कौन बोलेगा कि हाथी कैसा होता है? तो अब थियरी पढ़ते। जन्म से अंधे 7 लड़कों ने हाथी के अलग अलग अंगों को स्पर्श किया। पैर पकड़ने वाले ने कहा हाथी, पेट छूने वाले ने क्या कहा? दीवार, सूंड पकड़ने वाले ने अजगर, कान वाले ने सुपड़ा, पूंछ वाले ने रस्सी, और दांत वाले ने खूंटा। है ना, खूंटा समझते हो? पहले तलो ने सलाल बधु હતું ને वो दीवार पे ऐसे लगा दिया, उस पर कुछ ना कुछ टांगते थे, એને શું કહેવાય? खूंटा। तो अब जिसने दांत पकड़े उसको क्या लगेगा? खूंटा जैसा। राइट, तो उसने बोला खूंटा जैसा। विवाद का मूल कारण सर्वांग को जाने बिना केवल एक के अनुभव को ही संपूर्ण सत्य, उसने, जिसने जो जो पकड़ा उसने क्या मान लिया? हाथी ऐसा ही होता है। राइट, ही आना ही खतरनाक है, ऐसा ही होता है, वो बात खतरनाक है। नेक्स्ट, अलग अलग, हाँ वो एक एग्जाम्पल पूरा हो गया, समझ में? ये शास्त्र का एग्जाम्पल था, है ना। फिर कोई एक ऐसा मान लो कि कोई एक अच्छा व्यक्ति वहाँ से पास हो रहा था, तो उनको बोला तुम लोग क्यों लड़ रहे हो भाई, इतने छोटे छोटे बच्चे हो। अभी आएगा क्या? तो नहीं बोल रहे। हाँ एकांत हट और विशाल समुद्र, अलग अलग दिशाओं से आए। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है। अलग अलग दिशाओं से आए 7 यात्रियों ने समुद्र के केवल एक एक हिस्से को देखा। 7 यात्री थे और बहुत बड़ा समुद्र था। उन्होंने क्या किया? अलग अलग हिस्से को देखा। उत्तर दिशा में जो व्यक्ति खड़ा था उसने बोला समुद्र कैसा है? शांत झील जैसा है। राइट, पूर्व वाले ने क्या बोला? अरे शांत कहाँ है, झील जैसा कहाँ है, ये तो कैसा है, भयानक तूफानी लहरें देखी, क्योंकि वो पूर्व में खड़ा था। तो पूर्व में क्या चल रही थी? तूफानी लहरें। तो उसने बोला समुद्र कैसा है? भयानक तूफानी लहरें चल रही है। उत्तर में था तो उत्तर में समुद्र कैसा दिख रहा था? शांत झील जैसा। तो उसने क्या बोला? तो बहुत शांत है समुद्र। दक्षिण वाले ने बोला, दक्षिण वाले ने खारा मीठा संगम देखा। दक्षिण वाले ने क्या देखा कि यहाँ तो जैसे 2 नदियों का कहीं समुद्र में संगम हो जाता ना, तैसे यहाँ तो क्या है? खारा मीठा संगम है। तीनों आपस में लड़ने लगे। तीनों क्या करने लगे? लड़ने लगे, क्योंकि उनका ज्ञान अधूरा और हठ विपरीत था। राइट, अधूरा था और जिद्दी था। सबने अपनी अपनी डायरेक्शन से देखा। उसने दक्षिण से देखा, उसने पूर्व से देखा, उसने उत्तर से देखा।
मोहांध लोग यानी मोह से अंधे लोग वस्तु के इस बहुरूपी पर्याय स्वरूप को समझना नहीं चाहते। वो दूसरे एंगल से देखना, सुनना, समझना चाहते। मैंने जो बोला वो बात सही है ना। कितने अपनी लाइफ में ये काम होता है। ये एग्जाम्पल्स हमारी लाइफ में हमें हर जगह हेल्प करते हैं। जब जब हम जीत पे चढ़ते, जब जब हम ईगो में आते, जब जब हम किसी पे चिल्लाते, तब समझ में आएगा कि भाई दूसरे का नहीं भी समझ लो, नहीं तो हम भी सही नहीं है, वो भी सही नहीं है, अथवा हम भी सही है, सामने वाला भी सही है, तो फिर दोनों सही है। तो बैठ जाओ शांति से। वो अपने एंगल से सही है, तुम अपने एंगल से। नेक्स्ट, यस, शाद्वादी ज्ञानी आकर समझाते हैं तुम सब आंशिक रूप से सही हो। वहाँ से वो ज्ञानी व्यक्ति पास हुआ, वो शाद्वादी था, राइट। ऐसे एकांती नहीं था कि हम जो करते वो सब सही। तो उस ज्ञानी व्यक्ति ने उसको क्या समझाया कि तुम सब आंशिक रूप से क्या हो, सही हो, लेकिन पूर्ण रूप से अधूरे हो। यानी सब अंश को पकड़ा, खंबे को पैर को पकड़ा तो खंबे जैसा हो, तो आंशिक रूप से सही हो, पर पूर्ण रूप से क्या हो, अधूरे हो। समुद्र गहराई में शांत भी है, राइट। समुद्र की डेप्थ वाला पानी देखो, नीचे वाला, तो वो कैसा होता है, शांत होता है। लहरों में देखो तो उसकी लहरों देखो तो अशांत है। और संगम पर कैसा है, मिलनसार भी है। भाई खारे पानी को भी मिला दिया, मीठा को भी मिला दिया, तो संगम जहाँ होगा वहाँ मिलनसार। जहाँ डेप्थ देखो तो शांत पानी, जहाँ लहरें उठती है वहाँ अशांत दिखेगा। दुनिया के सारे झगड़े सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम दूसरे के दृष्टिकोण को दूसरे के परसेप्शन को हम कभी समझ नहीं पाते। अनेकांत वह पद्धति है जो आपसी विरोध का मथन यानी शमन करके शांति स्थापित करता है। मैंने बोला था ना परसों कि अनेकांतवाद और शाद्वाद का जो सिद्धांत है उसको इंटरनेशनल लेवल पर आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर, ये दोनों प्रिंसिपल्स का किस तरह से विश्व शांति रहे उसके लिए बहुत बड़े रिसर्च हो रहे हैं। ये दोनों सिद्धांतों को अप्लाई करके हम किस तरह से देशों में आपस में समन्वय बनाए, परिवारों में बनाए, राज्यों में बनाए, किस तरह से लड़ाइयाँ बंद करें, उसके लिए ये सिद्धांत का यूज़ होता है। तो क्या हम जैन होकर अपने जीवन में नहीं ला सकते? अपनी चीज़ दूसरे यूज़ कर रहे हैं, नाम बदल देंगे, आर यू गेटिंग, है ना। वहाँ किसी साइंटिस्ट का नाम लग जाएगा और हमारा तो प्राणी अनेकांत और शाद्वाद है और हम उसको अपने जीवन में नहीं ला पाते बिकॉज ऑफ ईगो। ठीक, नेक्स्ट। हाँ, इतना पढ़ लेते फिर पूरा करते हैं। तत्व क्या है? तस्य भावस तत्वम, जो पदार्थ जिस रूप में वास्तविक रूप से विद्यमान है वही उसका मूल भाव क्या है? तत्व, यानी पानी है, बराबर। तो पानी का स्वभाव क्या है? शीतल। आप कितने भी टेम्परेचर पे गर्म कर दो वो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? अपने मूल स्वभाव में। अग्नि का स्वभाव गर्म, राइट। हर एक आपका स्वभाव, आप ठंडा गर्म, जैसा व्यक्ति वैसे हो जाते। सामने वाला छोटा है तो गर्म, सामने वाला बड़ा है तो भले अंदर कुछ भी चले, है ना। बाबू तुम्हारा स्वभाव ठंडा गर्म नहीं है, ज्ञान दर्शन स्वभाव ही है तुम्हारा। तुम यानी तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारी आत्मा तुम्हारी है। तो आत्मा का स्वभाव कैसा है? ज्ञाता दृष्टा है। वो तो ये ठंडा गर्म जो आंसर आया ना वो विकार भाव है। क्या है? विभाव परिणति है। हम अपने स्वभाव से च्युत हो गए और विभाव को ही हमने अपना क्या मान लिया? ठंडा गर्म स्वभाव मान लिया। तो वो हमारा स्वभाव वो विभाव है और उस विभाव को फिर से बैक टू पैवेलियन स्वभाव में लाने के लिए हम स्वाध्याय करते हैं। समझ में आया? न्याय क्या है? वस्तु को समझने और समझाने की एक शैली या दृष्टि, एक विजन है, समझना और समझाना। ठीक। न्याय स्वयं वस्तु का मूल स्वभाव वो तो एक परसेप्शन है, बल्कि उस स्वभाव तक पहुंचने का मार्ग है ना। कि वो सारे 7 अंधे थे तो एक ने बोला सूपा, एक ने बोला अजगर, एक ने बोला रस्सी, एक ने बोला दीवार, एक ने बोला खंबा।
तो भाई सब मिक्स कर दो तो क्या हो जाएगा। तो मार्ग था सत्य तक पहुंचने का, पर नहीं, पूर्ण सत्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देख लो, फिर पूरा कर। इसके बाद दिखाओ। हाँ, अब कल पढ़ेंगे। ठीक है, भारी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है कि नहीं? लगना चाहिए। अब इससे इजी क्या होगा, है ना? तो मन लगाना चाहिए। तो आज अपन ने नए समझा, अनेकांत समझा और शाद्वाद समझा। अभी आगे भी और एग्जाम्पल बहुत सारे लिखे हैं, जिसके कारण आपका एकदम पक्का वाला काम हो जाएगा। कभी भी जीवन में अनेकांतवाद, शाद्वाद, नए, ये सबसे आप घूम नहीं सकते, यानी आप उससे भटक नहीं जाओगे या भूल नहीं जाओगे। तो ये सारी चीज़ें अपन बाद में समझेंगे। 8:24 हुई है, 2 मिनट अनाउंस कर दूँ। 9 अगस्त को 1:30 PM, राइट, जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं। आज से स्टार्ट हुआ है। लगभग 50 जितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, राइट। लास्ट डेट आपके लिए फ्राइडे है। फ्राइडे रात तक आपको रजिस्ट्रेशन, जो नाम आ गए वो ठीक है। बाकी जो बड़े हैं वो लोग आ सकते हैं, पर आपको वहाँ ही बैठना है जैसे अभी बैठे हो, राइट। आगे कौन बैठेगा भाई? जिसका मेन प्रोग्राम है। आपको मना ही नहीं है, पर उनको उस दिन प्रायोरिटी देंगे, है ना। अपन क्या करते हैं, कोई बच्चा कभी मंदिर आते हैं ना, तो अपन देख जाता है तो अपन क्या, आज दूज का चांद कहाँ से निकल आया। अब वो दूज का चांद अब कभी नहीं दिखेगा। समझ में आया? ठीक है, तुम भाई रोज़ सूरज की तरह चमकते हो, अब दूसरा आ गया तो आ जाने दो, तुम्हारे डर से ही नहीं आता है। समझ में आया? तुम इतनी सुंदर कमेंट करते हो वहाँ कि उसको लगता है मंदिर में જવું જ નહીં, આ લોકો પંચાયત કરવા જ આવે છે। એ ભગવાનને દેખે છે કે અમને દેખે છે, કોણ આવ્યું ને ક્યારે ગઈ ને શું પહેરીને આવ્યું, राइट। तो वो लोग क्या करते हैं, तो ये समझो कि जिस समय जिसकी प्रायोरिटी हो, जिनके लिए प्रोग्राम रखा है, तो अपन सबको समझदार रहने का और आगे किसको बैठने देने का, बच्चों को। अपन सब इधर उधर सब सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आया? तो सब लोग अपने अपने बच्चे, अपने अपने रिलेटिव, जिसका जो जो कांटेक्ट हो, सबको उस रजिस्ट्रेशन के लिए आप बोलिए। उस दिन एक बार पूरे चातुर्मास में एक बार युवाओं का कार्यक्रम होगा, यानी दोनों का, मेल फीमेल। फिर आगे दूसरे दूसरे चलते रहेंगे। चातुर्मास तो यूं ही पूरा हो जाएगा। आपको लगता है ना? हमको आए 1 महीना हो गया, हमको बॉम्बे में आए 1 महीना हो गया। समझ में आया? तो 4 महीने यूँ निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। तो इसलिए जिस समय जो कार्यक्रम हो, इधर उधर लोनावाला, इधर वहाँ, जहाँ जहाँ जाना हो, अभी सब स्कीप करके यहाँ आना है। नहीं तो તમે બધા પ્રોગ્રામ બનાવી દો। માતાજી અમને તો ખબર જ નથી એટલે મેં બનાવી દીધું। તો હું કહી દઉં કે જેટલા સેટરડે સન્ડે હશે, उस दिन कोई ना कोई स्पेसिफिक नए नए प्रोग्राम होंगे। ये तो पढ़ेंगे ही, राइट। पढ़ना बंद नहीं होगा, पर नई एक्टिविटी होती ही रहेगी। इसलिए सैटरडे संडे कहीं जाने का त्याग कर दो 4 महीने के लिए, है ना। नहीं तो हमारे आने का मतलब क्या है? वो लोनावाला कहीं नहीं जाने वाला, हाँ, और नया नया होगा, है ना। अब मैं बता दूँ क्या क्या होगा? अंदर का नहीं बताऊँगी, बाहर बाहर का बता दूँ। देखो, एक भक्तामर हीलिंग होगी। क्या होगी? आज तक आपने नहीं देखी होगी, है ना। भक्तामर हीलिंग विथ कलर थेरापी, ठीक है। एक होगा मेडिटेशन, राइट। बहुत हाई लेवल का अपन सुंदर मेडिटेशन करेंगे, वो भी कलर थेरापी से करेंगे, ठीक। तीसरा क्या होगा? सिंगिंग कंपटीशन होगी। क्या होगा? सिंगिंग कंपटीशन। अरे કેમ હશે? એટલે આપણને ના ગાતા આવડે તો તાલીઓ બજાવવાની, પણ એમાં હસવાનું કોઈ કોઈ 2-4 તો હોય ને જે ગાતા હોય, નહીં હોય તો બોલાવી લઈશું, ठीक है ना। तो एक होगी सिंगिंग कंपटीशन, फिर एक होगी भक्तामर हीलिंग। ये सब बिफोर एग्जीबिशन होगा, है ना। और उसके बाद वो तो है ही सामने, वो तो पहाड़ जैसा काम है। कौन सा? एग्जीबिशन, हाँ। और जो सिंगिंग कंपटीशन है वो 15 अगस्त को होगी, राइट। कब होगी? કેટલા લોકોએ ક્યાંય જવાનો પ્લાન કર્યો છે?
सैटरडे है, 15 अगस्त है। उस दिन अपन देखो, ऐसा नहीं, जिस देश में रहते हैं ना उस देश के लिए भी गर्व होना चाहिए कि नहीं? हम तो ऐसे समझते सब आर्मी वाले जाने, मिलिट्री जाने, हमें क्या है ऐसा नहीं। देखो कितने लोगों ने अपनी जान कुर्बान की है, तब जाके हम आज इस देश में आराम से बैठ के सामयिक प्रतिक्रमण स्वाध्याय कर पा रहे। यदि वो लोग देश की रक्षा ना करते तो तुम अपने घर में ढंग से बैठ पाते, भगवान के दर्शन कर पाते। आज वो दिन उनको थैंक यू कहने का है ना? तो इतनी कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड उन जीवों के लिए भी, उनकी पोस्ट के अनुसार वो कृतज्ञता हमारे मन में उनके लिए भी होनी चाहिए। तो उस दिन हम देशभक्ति के भजन बोलोगे चलेगा, उसमें कोई गलत नहीं है। तो जिसको जो आता है, और देशभक्ति के भजन की ट्यून पे आपको जैन धर्म के भजन भी बोलोगे तो चलेगा, पर उसका भी रजिस्ट्रेशन होगा। आपको अपना नाम सब कुछ लिख के पहले से भेजना होगा, क्योंकि पता चला यहाँ 25-30 आ गए, हम क्या करें, है ना? तो जो आएगा वो सब देख के फिर सिलेक्ट किया जाएगा, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। टाइम बचेगा तो दूसरों के भी लिया जाएगा। तो वो कब होना है? दोपहर में, सैटरडे है राइट? तो दोपहर में टाइम मिलेगा ना भाई, 1 घंटे में क्या होगा शाम को, ना सुबह में होगा। और सुबह में बच्चों, यस, आपके बच्चे बहुत सारे लोग स्कूल में पार्टिसिपेट करते हैं 15 अगस्त को, तो वो कार्यक्रम इधर भी कर सकते हैं। अपना क्या जाता है, स्टेज बनाया है, करना भाई तुम तो, है ना? ठीक है, हॉल लिया है तो पूरा यूटिलाइज करो। बुद्धि तो होनी चाहिए कि नहीं? ऐसा थोड़ी फालतू में। तो क्या करना, तुम आराम से आपके पर, ये सब मुझे पहले से ऐसे एंड में नहीं पता चलना चाहिए 5 मंगलाचरण थे भाई, मैंने तो जीवन में नहीं देखे। जैसे पूरे चातुर्मास में दोबारा मिलेगा ही नहीं। अब कलश स्थापना की बोलियां लगाए कि इनके मंगलाचरण करें, तो समझ में आया? मैनेजमेंट प्रॉपर, और इधर उधर किसी को ज्ञान नहीं देने का, जो बोलना इधर बोलना राइट। एक तो नाम रजिस्ट्रेशन गूगल फॉर्म आ जाएगा, और जिसको जो प्रोग्राम करना है भाई कोई लिमिट होती है ना? टाइम होगा तो 5 क्या 10 कराएंगे, ठीक है? पर अपने अपने प्रोग्राम यहाँ लिखा देना। तो 15 अगस्त आपका बुक हो गया। 16 अगस्त का कल बताऊंगी, संडे है आज, इतना ही। हाँ, कल के सौधर्म इंद्र कौन है? 1 मिनट। देखो भाई, इस विधान को मामूली मत समझो, है ना? भव्यता से अपने को विधान चल रहा है, 3 दिन हो गए, और बहुत अच्छी बात है, सब टाइम से आ रहे हैं। सब यानी तुम लोग नहीं, जो सौधर्म इंद्र है वो, है ना? तो वो तो टाइम से आ रहे हैं, पर उसका मतलब जो अपने शेड्यूल में थोड़ा भी आगे पीछे करके टाइम से आ सकता है, सपरिवार आने का, अकेले नहीं आने का, धूमधाम से बहुत अच्छे से अपन यहाँ पे अच्छे से विधान टाइम से शुरू होता है, टाइम से पूरा होता है, टाइम से क्लास शुरू होती है ना? तो सभी को पार्टिसिपेट करना है। कल के सौधर्म इंद्र कौन है? हाँ ठीक है, तो जो भी हो XYZ, तो हाँ। और देखो अपन इतना बड़ा विधान कर रहे हैं, तो विधान में पावर आता है जाप से। मैं बोलना भूल गई थी, रोज़ 3 दिन से याद आता था, यहाँ आते आते भूल जाती थी। तो विधान में पावर आता है जाप से, वो कोई भी कभी भी कर सकता है ना? उसको कहा जाता है जाप अनुष्ठान। 52 दिन विधान होगा, पूरी समाज मिलके जिसको जब टाइम मिले राइट क्या करे, जाप करे। तो हम जाप जगदीश भाई को लिखवा देंगे राइट, है ना? वो व्हाट्सएप पे डाल देंगे, आप लोग वहाँ से क्या करते रहना, जाप करते रहना चाहिए। जो 1.25 लाख मंत्र की जाप करेगा 52 दिन में, 1.25 लाख मंत्र यानी 1158 माला होती है, तो लगभग 1.25 लाख जाप हो जाता। छोटा सा मंत्र होगा राइट, जो 1.25 लाख मंत्र का जाप करेगा उसका कमेटी सम्मान करेगी। बराबर करेगा जगदीश भाई? क्या दिक्कत है? हमारे पास एक गोल्ड की चेन आई है, उससे सम्मान। लिखते रहो
क्या करो, सबसे अच्छी बात है इधर आके करो। जैसे क्लास है उससे 10 मिनट पहले आ जाओ, पर क्लास में मत करना, नहीं तो तुम मेरे पर ही भारी पड़ जाओ। माता जी आपने बोला था બે કામ करता नहीं, એવું ભગવાનને ખુદને ઉલ્લू नहीं बनावान, राइट। तो क्या करना, ये दूसरा काम अपन ने कलश स्थापना की। जिन जिन लोगों ने कलश की बोलियाँ ली थी, कलश की बोलियाँ का मतलब ये छोटे कलश भी कलश में ही आते हैं, राइट। उन सभी के लिए एक जाप करनी है, ओम ह्रीम अर्हम नमो सव्वो सही पत्ताणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। मैं लिखवा दूंगी। भाई क्या इसमें तुम लोगों को हो जाता है? अरे शांति रखो। रोज रोज रिद्धि मंत्र बोलते हैं कि नहीं, उसमें सव्वो सही पत्ताणम आता है कि नहीं। अब ओम रीम अर्हम नमो ये तो कॉमन है, और पीछे ड्रोम ड्रोम नमः स्वाहा कॉमन है। याद कितना रखना है, सव्वो सही पत्ताणम तो करना। अरे कुछ न तुम्हें मैं नमोकार मंत्र का देती ने तो फिर आके माताजी बीजो कहीं आपो ने, आ तुम्हारी आदत हो એટલે मैं एक नवो ज आप्यो, राइट। ये बहुत पावरफुल रिद्धि मंत्र है, राइट। इसकी जाप पूरी समाज को करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, हम तो करते ही है, दोनों माताजी करते ही है, पर पूरी समाज को कौन सा जाप करना है, ओम ह्रीम अर्हम नमो सव्वो सही पत्ताणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ठीक है, तो ये जाप सभी को करना है। सब टारगेट बनाए कि हम इधर उधर टाइम ना बिगाड़ के 4 महीने में हर एक व्यक्ति हो सके 1.25 लाख पूरा करे। 1.25 लाख पूरा करने के लिए एक दिन में 11 माला करनी पड़ती, राइट। भले नहीं होती तो एटलीस्ट 1 माला करना। जो 5 कर सकता है वो 5, जो 6 कर सकता, कोई फोर्स नहीं है। 3, 2, 1 आधी मत करना, राइट। जो ताकत हो, जैसा टाइम मिले, पर करना। एक लिस्ट में वो होना चाहिए कि मुझे ये जाप करनी है। और एक नंदीश्वर की 2 जाप मैं लिख के दे दूंगी, आपके पास पहुंच जाएगा अपनी यथाशक्ति। देखो जाप में बहुत पावर होता है, जाप से विशुद्धि उत्पन्न होती है, जाप से कर्म इमीडिएटली डिस्ट्रॉय होते हैं, राइट। असाता साता में कन्वर्ट होता है। असाता किस में कन्वर्ट होता है, साता में। आचार्य विमल सागर महाराज जी क्या करते थे, क्या करते थे आंटी? आचार्य विमल सागर महाराज जाप ही देते थे, नमोकार मंत्र की 1.25 लाख जाप करना, है ना। और सामने वाला खुश होकर आता था कि मैंने 1.25 लाख जाप की और क्या हो गया, मेरा काम बिगड़ रहा था वो बन गया। तो भाई तुमने जाप की, उसका पुण्य मिला। असाता का उदय साता में कन्वर्ट हुआ, ऐसा गोमट सार जी में लिखा है। असाता को इंस्टेंटली साता में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, जाप करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए। बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं ना, वो इसीलिए किए जाते हैं कि मोक्ष प्राप्ति तो है ही, पर कभी कभी व्यक्ति चारों तरफ से घिर जाता है कि अब मैं क्या करूं, किसको बोलूं, कोई नहीं सुनता। उस समय कोई सुनने वाला भी, सब अपने पराये हो जाते। तब खाली ये भगवान के चरण ही काम आते, इतना याद रख लेना। तो जब जब कहीं प्रॉब्लम आ जाए जाप शुरू कर देना, और प्रॉब्लम ना हो तब भी करते रहना, तो प्रॉब्लम दूर से दूर जाएगी। समझ में आया? असाता साता में कन्वर्ट होगा। और ऐसे बड़े अनुष्ठान, बड़ा ही अनुष्ठान कहलाता है, ऐसे बड़े अनुष्ठान से हमारा चातुर्मास में 4 चांद लगते हैं। 4 चांद लगते हैं, उसका मतलब स्वास्थ्य अच्छा रहता है, धर्म प्रभावना अच्छी होती है, समाज पे लोगों की जीवन शैली अच्छी बनती है, राइट। ये सब करने के लिए ये पुरुषार्थ भी हमको करना है। यानी चातुर्मास में पढ़ाई भी करना है, पढ़ाई का प्रैक्टिकल एग्जीबिशन भी अपने को करना है, जाप भी करना है, भक्ति भी करना है, अलग अलग सेमिनार भी करेंगे। यानी कोई व्यक्ति ये नहीं बोलेगा कि हमारे मन का नहीं हुआ। तुम्हारे मन में उन सबके मन का यहाँ सब होगा। बस तुम्हारी ऑर्गेनाइजर टीम, कमेटी पावरफुल होनी चाहिए, तो सबके लेवल का सब कुछ यहाँ नाश्ता मिलेगा। क्या नाम है भाई? कयो नाम? मीना मितेश जी शाह, केयूर अरविंद भाई मेहता, नितिन पूनम चंदी शाह। कल 3 लोग हैं। આ બધું હું 6 તારીખનું બોલે, કાલે 6 તારીખ છે, હું 6 મને ફાઇનલ को 5 છે, 8 છે, 6 છે, 6 है ना, तो मैं 6 का ही बोली हूँ भाई। नहीं अच्छा ये आज हो ना, सॉरी
वो मैं 6 नंबर पे बोली, क्या बता। अच्छा। हाँ हाँ, संजय चंपकभाई गांधी, पायल सचिन बाबूलाल शाह, 2 लोग हैं, 2 सौधर महेंद्र है। हम सोचते 20 बने एक दिन में। आप ये मत बोलना कलश सब चले गए, कलश अभी 60 और आ रहे हैं। तो आप उसका कोई विकल्प मत रखना, बस आप तो अपने भावों को बनाना, वो निमित्त है हमारे लिए, राइट। इतना बड़ा 52 दिन का पहली बार विधान हो रहा है ना, सानंद एकदम टाइम से, कोई आकुलता नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, और लंबी लंबी पूजाएं नहीं, मस्त एक पूजा करो और कल दूसरे दिन फिर से मिलो, ठीक है। तो सबको टाइम से आना है। अब एक बात और बोल दूँ आपके मन की, जो सौधर महेंद्र बने वो अपनी फ़ोटो संजय भैया को भेज दे, पर एक ही भेजे भाई। तुम सिलेक्ट कर लो, फिर वो मेरे पास आए तो मैं तुम्हारा सिलेक्ट करने दीक्षा नहीं ली। ये सब होता है, राइट। तो तुम्हें जो फोटो देनी हो, नाम और फोटो, एक दिन पहले उसके पास बोलना, राइट। 2 सौधर महेंद्र 2, 3 हो तो 3 टाइम से भेज देना। टाइम के बाद आने पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बराबर, तुम चमक जाओगे। जिनवाणी स्तुति। जवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो ये जगो दिन रैन,